आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी? आप कैसे हैं? आप सभी लोग आने में लेट हो गया यार मैं थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है जी आप सभी के? सब संडे कैसा गया आप सभी का? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं? ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस तबीयत का आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि एक बार तबीयत खराब होगी तो 3 से 4 दिन आपके मिनिमम खराब हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं जी। कैप जो है बस तैयार है, कभी भी लोड हो जाएगी। जैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब धूप नहीं निकलेगी तो आप समझ जाएंगे मेरे इलाके में धूप नहीं निकली है, उस दिन मैं कैप पहन के आऊंगा। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तैयार है। डाउट सेक्शन आपके पास है, आप वहाँ अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और अनअकैडमी को भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। पूरा प्रोसीजर जो है आप अपने सामने देख सकते हैं। कभी भी अब पहले से बेहतर है, वो ठीक हो गया वैसे। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। अच्छा, आप डाउट्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाएगी होपफुली, क्योंकि काफी सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो चुके हैं पिछले हफ्ते में। कम से कम अगर मैं टोटल की बात करूं तो 250 डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इन केस आपको कोई नए डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आप फील फ्री टू आस्क, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारे बच्चे बच गए हैं। सीमा, आपका भी डाउट जो है शायद रह गया होगा, काफी बच्चों का डाउट रह गया है। उसके लिए मैं एक क्लास इस हफ्ते में भी ऐड कर लूंगा। आज नहीं होगी, कल भी जहां तक है नहीं होगी, बट इस हफ्ते में एक क्लास और से 12 वाली लगा दूंगा, और इसी तरीके हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी। हम मॉडर्न इंडिया इस समय पढ़ रहे हैं, और उसमें हम जो है इस समय हमारे एक्ट्स की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, आपके लिए क्या प्लान करा गया है? अभी सब चीजें प्लानिंग फेज में है, क्योंकि हमारे जो प्लान है बहुत बड़े प्लान होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है। तो ये वाला पूरा हफ्ता जहां तक है लगेगा, इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको काफी कुछ पता लग जाएगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। अभी तक हमने जो बात करी है वो ये है कि 1757 में एक चीज हुई जिसने पहली बार कंपनी को कॉन्फिडेंस दिया कि हम भी इस देश का कुछ हिस्सा अपने अंडर ले, और हम इस देश को जो है अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये बैटल जो थी, ये थी बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। एक और ट्राई करा जाता है हमारे द्वारा, वो भी ट्राई जो है खराब जाता है, क्योंकि 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर है उसमें भी हम लोग जो है जीत नहीं पाते। यहाँ पर अंग्रेजों ने बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया और धीरे धीरे जो है इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू करा। इलाहाबाद की एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत शाह आलम और शुजाउद्दौला सबसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है कंट्रोल में ले लिया गया। ठीक है, ये ट्रीटी जो साइन हुई है 1765 में हुई है, और यहाँ पर ही लागू हुआ था डुअल गवर्नेंस। डुअल गवर्नेंस के बाद ये 7 साल की जो कहानी है, डुअल गवर्नेंस में बहुत लूटा गया भारत को, और 1772 के अंदर डुअल गवर्नेंस को बंद करा गया, और नाम मात्र के लिए क्या करा गया कि यहाँ पर कुछ पावर्स जो है बना दी गई कि हम प्रॉपर तरीके एडमिनिस्टर करेंगे इस देश को। और ये जो पावर्स हैं ये सबसे पहले एंजॉय करी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टी वो था जो कि 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय, आप कहेंगे हेड हुआ करता था पूरे इलाके का। रेगुलेटिंग एक्ट हम इसे कहते हैं। 1773 में एक्ट आया, और अगला एक्ट जो है आना था 1793 में। बट इस बीच में ही 10 साल अभी बीते थे, और देखा गया कि वॉरेन हेस्टिंग जो है देश में तबाही मचा दी है, बहुत मिस एक्सप्लॉइट करा है पावर्स को, और एक्ट लाना पड़ा जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, और उसके तहत जो है काफी सारी चीजें जो है बदली गई। धीरे धीरे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करा गया। आज भी हमारे देश में यही कॉन्सेप्ट चलता है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाता है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। इसके बाद फाइनली 1793 में एक्ट आया, जिसे हम बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। यहां तक हमने कवर करा है। अब यहां से हम आगे तक इसे लेके चलेंगे, और 1947 तक जो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हमारे हैं हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो देखिए, अब समय आ चुका है कि अपने पेंडिंग काम को आप पूरा करें। अगर आप अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी आपको मजा आएगा इस कोर्स को लगाने का। ठीक है, कल भी संडे था तो कल मैं उम्मीद करूँ कई बच्चों ने काम पूरा करा होगा। अगर नहीं भी करा तो भाई जल्दी से जल्दी उसे पूरा करो, बिकॉज आगे चल के मेरी क्लासेस बढ़ जाएंगी। अभी मैं 5 घंटे रोज पढ़ाता हूँ, तब मैं 8-8, 10-10 घंटे रोज पढ़ाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली नीड ऑफ द आवर होगी उस समय। तो अगर उस समय आपको कुछ भी पेंडिंग हुआ तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तब आके मुझे ये मत कहना कि सर सारा दिन तो मैं क्लास ही लगाता रहता हूँ, मेरा क्या होगा, है ना। ये एक्सक्यूजेस मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाएं इस पेपर को क्लियर करने की, और अच्छे बच्चे की तरह, मैच्योर इंसान की तरह इस पेपर को क्लियर करें। ठीक है, दुख दर्द से कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें। ठीक है, कोशिश करें अपनी पूरी जान लगाएं, और कुछ भी पेंडिंग ना छोड़ें। शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनीश। चलो शुरू करते हैं जी। आपकी कॉपी में जो आखिरी नाम लिखा होगा वो लिखा होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कंफर्म करें। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। चार्टर एक्ट जो जनरली आता था 20 साल के बाद आता था, 73 के बाद, 93 के बाद 1813, 1833, इस तरीके जो है एक्ट चलेंगे हमारा। ठीक है, 1793 में ये एक्ट आया, और इसने क्या करा, सबसे पहले तो आते ही जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो बढ़ा दिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। देखिए फर्क क्या है, एक्ट क्या चीज है। जब वो कंपनी हुआ करती थी तो वो कंपनी अपने आप में क्या होता था, एक बड़ी कंपनी है जो कि छोटी छोटी कंपनीज का हिस्सा है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया नाम की कंपनी है, वी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब वी जो है यानी वोडाफोन आइडिया जो है, इसमें कुछ शेयर वोडाफोन के हैं, कुछ शेयर आइडिया के हैं, लेकिन जो फैसला लेगी ओवरऑल वोडाफोन और आइडिया मिलकर लेगी। इसमें सरकार का कोई खास रोल नहीं है, एक्सेप्ट सम रेगुलेशन। सरकार का कोई खास रोल नहीं है, भाई हमें प्लान बढ़ाना है घटाना है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब इस कंपनी को कंपेयर करो आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से।
जो कि भारत में आके व्यापार कर रही थी, और टैक्स जैसा कुछ जो है अंग्रेजों को मिलता होगा वहां पर बैठ के इंग्लैंड के अंदर। धीरे धीरे जब देखा गया कि ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो सरकार ने इसे अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की कोशिश करी। यानी पहले तो सरकार को सिर्फ मुनाफे का हिस्सा चाहिए होता था। अंग्रेजों की बात मैं कर रहा हूँ। पहले अंग्रेजों की जो सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसे सिर्फ अपना मुनाफा का परसेंटेज चाहिए होगा। लेकिन धीरे-धीरे जब देखा गया कि ये कंपनी तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो इन्होंने धीरे-धीरे इसे अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लाने की कोशिश करी। यानी अब ये बताएँगे, सरकार बताएगी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या-क्या अधिकार है और ये किस तरीके काम करेगी। समझ गए? यानी ये कंपनी प्राइवेट कंपनी ना होते-होते एक तरीके का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग समझते हो, पीएसयू। पीएसयू क्या होता है? होती अपने आप में बिल्कुल अपनी अलग कंपनी है, बिल्कुल अलग कंपनी है, लेकिन फिर भी सरकार के हिसाब से उसका उसे चलना उसकी मजबूरी होती है। ठीक है? जैसे महारत्न, नवरत्न, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। छोटा सा एग्जांपल ओएनजीसी। अब ओएनजीसी अपने आप में कंपनी है जो कि प्रॉफिट करती है, काम करती है, लेकिन फिर भी ये अल्टीमेटली सरकार की बहुत तगड़ी निगरानी में है। यानी सरकार अगर कहेगी ए बोलो, तो इन्हें ए बोलना पड़ेगा। सरकार कहेगी नहीं ए फॉर एप्पल बोलो, तो इन्हें ए फॉर एप्पल बोलना होगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने इन पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रखा है। क्योंकि ये कंपनी हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव बना है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी नहीं बची है, अब ये सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। तो तभी सरकार एक्ट लाती है, अधिनियम लाती है, और इन एक्ट के माध्यम से बताती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? ये जितना बताया गया है सिर्फ और सिर्फ एक एनालॉजी है। ऐसा असली में नहीं है कि वहाँ का पीएसयू हुआ करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको चीजें बताई गई है। ठीक है जी? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब यहां से आप नोट करेंगे जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है? सबसे पहले कल मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ट्रेडिंग राइट्स जो है ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर एक्सटेंडेड। यानी ये 1793 से ये एक्सटेंड होके 1813 तक चलेगा। यानी आपको अधिकार है 1813 तक आप आराम से बैठ के यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है? पहली बात। दूसरे नंबर पे सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स विल बी पेड डायरेक्टली फ्रॉम कंसोलिडेटेड, कह सकते हैं। वैसे देखिए दूसरा एक्ट है ओवरऑल, चार्टर के नाम से पहला है फंड। ठीक है? अब ये कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, इसका हल्का सा जिक्र यहाँ पे करता हूँ, और हल्का सा जिक्र यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेनली ये जो है पॉलिटी का एक टॉपिक रहता है। सब एक्ट का फीचर को बहुत भी डीप में देखिए, थोड़ा डीप में उज्ज्वल हम चलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको भी यूपीएससी ओरिएंटेड भी पढ़ोगे ना, तो इससे हल्का सा ही और डेप्थ आती है, क्योंकि ये मैक्सिमम है। जनरली क्या होता है कि हमें बस ये बताना होता है कि बताओ 1793 से 1813 तक कौन से एक्ट से बढ़े, या बताओ कंसोलिडेटेड फंड जो है वो कौन से उसका जिक्र कहाँ करा गया था। नहीं, वन लाइनर्स इससे हमारे पूछे जाते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे? कंफर्म करेंगे? ठीक है? दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तीसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लाल रंग से लिख देता हूं। इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना होती है। बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज फाउंडेड कब? 21 अप्रैल 1793। 21 ऑफ अप्रैल 1793 को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी वजह से हर साल आज 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे। डायरेक्ट सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। ठीक है? अब ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। बेटा देखो सागर, उधर आपने टाइप करा, इधर मैंने खुद ही लिख दिया है ना, तो चिंता मत करो यार, बिल्कुल बेफिक्र रहो। विश्वास करो तो 100 करो, 99 है तो विश्वास नहीं है। द टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये उस समय थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ध्यान रखेंगे, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। गुड आफ्टरनून, फटाफट नोट करें। बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी, जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन ये नाम मात्र का इंडियन था, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स ही जाते थे। पेपर जो है यहाँ पर होता नहीं था, नाम मात्र का इंडियन था, सिर्फ नाम मात्र का। इनिशियल फेज में इसका भारतीय लोगों से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन चलिए वही है कि इट वाज अ स्टार्ट। तो चलो कोई चीज शुरू हो गई बस, और क्या है। फटाफट नोट करें, आगे चलते हैं।
सर क्या तब हमारा जनरल गवर्नमेंट सर्विस है? समझा नहीं बेटा, एक बार निकास दोबारा अपना डाउट लिखो। चलो आगे चलते हैं जी। देखिए अगर आप इससे और डेप्थ में जाते हो, जैसे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। वो पॉइंट ये था कि जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर मेंबर्स हुआ करते थे, सीनियर मेंबर समझ के क्या होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़े पद पे जो शुरुआती दौर से काम कर रहे हैं, अगर वो गलती से भी देश को छोड़ के जाते थे बिना बताए, तो मान लिया जाता था कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अब मुझे बताओ ये जो लाइन है क्या एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंस रखती है? नहीं रखती। तो इसी वजह से ये सब बातें बता के मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा। यानी अगर आप जाएंगे तो आपको बता के जाना होगा, अगर आप देश के बाहर जाते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप रिजाइन करके यहाँ से गए हैं। तो ये सब बातें जो है हमारे कुछ खास काम की नहीं है, तो हम सटीक पॉइंट्स पे काम करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। गवर्नर जनरल्स की बात हम अभी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कहीं पर भी। सही समय जब आएगा तब आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स ही पढ़ाए जाएंगे। तो अभी के लिए प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। 1793 में रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस वर एस्टैब्लिश्ड। ब्रिटिश ही लाए थे, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं सुमन। एस्टैब्लिश्ड। ये रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू पुलिस जो है इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। अभी दोबारा समझा दूंगा, ये आप अपने पास नोट करें। इंडियन सिविल सर्विसेज जो बनाई गई है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बनाई गई है। तो माना जाता है उन्हीं को फाउंडर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज या फिर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। वो उस जमाने में जो है आपका गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये चार्टर एक्ट में ही है बेटा। जब तक देखिए मैं इस समय सिर्फ चार्टर एक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे मैंने ये सब पढ़ा है तो सब चार्टर एक्ट में माना जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगा और मैं अगला चार्टर एक्ट लिखने बैठ जाऊंगा, इस तरीके चलेगा। टू मैनेज इट ग्रीन, इसे मैनेज करने के लिए। चलिए आगे, चले दोस्तों आगे। अगले नंबर पे कौन सा एक्ट आएगा, थोड़ा सा आप गेस करो, थोड़ा ना इससे कॉन्फिडेंस बनेगा। हर बार बच्चे की हिम्मत यहीं पे टूटती है, बट एक बार ट्राई करो, बनेगा क्यों नहीं बनेगा। जितना समझ आए उतना लिखो। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए विश्वास मानिए मेरा, आप भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की कर रहे हैं, आप स्कूल के बच्चे हैं, ये टॉपिक सभी को मुश्किल लगता है, ये तो मानते हो ना। जब स्कूल में पढ़ा होगा तब भी याद नहीं हुआ होगा, जब आज पढ़ रहे हो तब भी याद नहीं होगा, हो सकता है आज से 2 साल बाद भी याद ना हो। बट कुछ बच्चे जरूर हिम्मत मार के इसमें से अपने 2 नंबर चुराना जानते हैं। आप उनमें से बनने की कोशिश करें। यानी ये मुश्किल सभी के लिए है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, हो जाएगा यार। चलो 3 काम इसमें मेनली हुए थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। सबसे पहले फंड एलोकेटेड फॉर इंडियन एजुकेशन। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करूं, मेरे पार्ट पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। आपके लिए मैं पहले पॉइंट्स नोट करूंगा, उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछेंगे। अभी के लिए आप अपने डाउट नहीं पूछ सकते क्योंकि मैंने समझाया नहीं है, मैं बस नोट करके एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना, एक एक लाइन अगर बीच में छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा। आप प्लीज सेशन में बने रहे, मैं 2 मिनट में आता हूँ रिफ्रेश करके। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो फोकस करें। ठीक है। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है, किसी के भी कोर्स में आप पढ़ेंगे, जैसे कि मेरे कोर्स के अगर मैं 100% की बात करता हूँ, तो मैं 100 में से कोशिश करता हूँ 95 चीजों में मैं आपको समझाने वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करूँ। बट ऑब्वियसली 5% पॉइंट्स पे मैं आपको फोकस करता हूँ याद कराने वाले पॉइंट्स पे, बिकॉज ये डायरेक्ट चीजें होती है। और मजबूरी मेरी क्या है कि मुझे 70-80 घंटे में कोर्स को पैक करना है। दिस इज द मैक्सिमम वी कैन अलॉट टू दिस। ऐसा इस वजह से नहीं है कि मेरे पास इतना ही समय, ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये सिर्फ 6 नंबर है हमारे 700 में से। अगर आप चीजों को समझते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए कितना कीमती है, तो जितना कीमती है उस हिसाब से हम इसे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं इसी कोर्स को मार्च तक चला दूंगा ना, तो उसमें आपको हिस्ट्री में तो बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल हमारा स्कोर कम हो जाएगा। तो मुझे इस चीज का खास ख्याल रखना होता है कि कहीं कहीं पर याद करने वाले पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे रेवेन्यू बोर्ड मैंने लिखा, रेवेन्यू पुलिस लिखी है, मैं जानता हूँ कि कम बच्चों को समझ आया होगा, हो सकता है आपको समझ ही ना आए, बट कुछ जगह समझना जरूरी है ही नहीं। ये बहुत कम जगह बोलता हूँ मैं, आप कभी ध्यान देना। अब तक मुझसे पढ़ते हुए आपको कम से कम 30-40 घंटे हो गए, बहुत ही कम जगह मैं बोलता हूँ, बट कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि याद कर लेना बेटर रहता है। ठीक है, बिकॉज वरना कि हम डायरेक्शन लेस थोड़े से हो जाते हैं। चलो फोकस करते हैं। हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखवाए। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको लिखवाए, जहां पर भी सुदर्शन ईईआई से लिखा, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे पूरे नोट्स में जहां पर भी ये वर्ड है। ठीक है। 3 से 4 अनुराग। फंड एलोकेटेड फॉर इंग्लिश एजुकेशन, ये पहली बार हुआ था। कंपनी ने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है आपकी पढ़ाई को चलाना। और सोचो इतना बड़ा देश, तो कितना पैसा दिया गया होगा। फंड के साथ लिख देना 1 लाख रुपए बस,
मात्र 1 लाख रुपए इसी देश से कमा के, इसी देश से लूट के थोड़ा सा हिस्सा जो है हमें दे दिया गया। बट देखिए गलती मुझे ऐसा, फिर वही वाली बात है ना, देखिए सामने वाला अपना प्रॉफिट करने आया है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम खुद ही रिसीविंग एंड पे आके बैठ गए। हमारे पास पूरी पावर थी हजारों साल से देश को चलाने की। अब हम खुद ही जो है किसी और तक वो पावर पहुंच चुके, तो भैया अब तो जो मिलेगा वो रखना पड़ेगा वाली बात है। ठीक है जी। 1 लाख रुपए जो है एलोकेट करे गए थे हमारी पढ़ाई को लेके। इसी पढ़ाई में हमारी पढ़ाई का रिवाइवल था, प्रमोशन था, इंकरेजमेंट था, लिटरेचर थी, लर्निंग थी, साइंस थी, जो था जी 1 लाख रुपए है, ये आप अपने पास रख लो। समझ गए जी? कंफर्म करें? पक्का? ये आप ध्यान रखेंगे, पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे हमारे देश में, यानी पहली बार स्टार्ट हुआ था प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी पहली बार हुआ था कि ईसाई धर्म भी इस देश में प्रमोट करा जाए। और अभी तक आपने देखा होगा देश जो है अलग अलग बहुत सारे धर्मों से बना हुआ था, सिर्फ हिंदू नहीं थे और कई तरीके के धर्म थे। तो सब अपने अपने किंगडम के कुछ अलग अलग रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे। ये ओवरऑल है नित्या, पूरे देश के लिए है 1 लाख रुपए पर पर्सन नहीं, पूरे देश के लिए है 1 लाख रुपए। तो फिर इस्लाम धर्म के एक आप कहेंगे इस्लाम धर्म आया अपने देश में। अब जो है फाइनली क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव करे इंडिया में, पोर्चुगीज भी तो आए थे। मेरी बात को आप समझ नहीं रहे। किसी क्रिश्चियन का देश में आना और किसी क्रिश्चियन के ग्रुप का देश में आना जो कि मिशनरीज हैं, दोनों में छोटा सा फर्क है। थोड़ा सोच के देखें। ये मिशनरीज जो है इनका काम पूरे तरीके धर्म का प्रमोशन है, देश के अंदर चर्च को बना देना, और क्रिश्चियन मिशनरीज का देश में आने, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप थोड़ा समझ के देखें। क्रिश्चियन मिशनरीज का देश में आने का मतलब है ऑफिशियली इस देश के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी का प्रचार होगा ऑफिशियली, और उसके साथ साथ धर्म परिवर्तन के चांसेस, परिवर्तन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या फर्क है दोनों में? एक तो है कि मैं अपने अलग धर्म का इंसान हूं, आपके देश में हूं। एक है कि मैं हूं जो कि एक साधु संत हूं, और मैं आया ही इसलिए हूं जिससे कि मैं आपको भी अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। दोनों में फर्क है, मैं उम्मीद कर रहा हूं फर्क आप समझ चुके हैं। यह है 1813 का। ट्रेडिंग राइट्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर ऑलमोस्ट टर्मिनेटेड। व्हाट डू आई मीन बाय दिस वर्ड ऑलमोस्ट? ये इंपॉर्टेंट है। हिमांशु आगे आगे ना भागे, साथ चले, है ना? आगे भागेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे और मैं ऐसा चाहता नहीं। ऑलमोस्ट टर्मिनेटेड, इसका क्या मतलब है? ऑलमोस्ट टर्मिनेटेड का मतलब है कि सारे राइट्स छीन लो, सिर्फ 2 राइट्स छोड़ दो, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी। दोनों में फर्क समझ गए? एक तो इस देश का चाय पत्ती का व्यापार आपके पास है, दूसरा चीन से जो व्यापार कर रहे हो वो आपके पास है। बाकी सारा व्यापार जो है बंद कर दो पूरे तरीके, और इतना काम ऑलरेडी अपने पास है देश को मैनेज करने का, वो करो। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं मैनेजमेंट का एक इंसान बनते जा रहा हूँ, मैं इस देश को मैनेज करूंगा और बाकी छोटे-मोटे काम अब मैं नहीं करूंगा। समझ पा रहे हैं? अगले पेज पे एक पॉइंट ऐड करता, पॉइंट नंबर 4 है इसी का। द शेयर होल्डर्स of company, when I say company I mean EEIC, that is English East India Company, were given 10.5% डिविडेंड। इन्होंने इन्हें खुद को भी नहीं बख्शा ऑन द रेवेन्यू। यानी जो कंपनी के लोग थे जिन्होंने कंपनी को आज यहां पहुंचाया, उन्हें कह दिया कि तुम्हें मिलेगा 10.5%, बाकी पैसा हमारा। समझ पा रहे हैं? यानी जिन्होंने कंपनी बनाई, जिन्होंने सब कुछ करा, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें मिलेगा 10.5%, बाकी पार्टी करेंगे हम लोग। कहानी कुछ ऐसी थी। ठीक है जी, ये पॉइंट ऐड करें। समझ गए जी? अभी के लिए जो मैंने लिखवाया बेटा वो जुडिशरी वाला लिखवाया। सम्राट एक बार दोनों पॉइंट्स को मिलाओ। सेकंड पॉइंट एक बार दोबारा बताता हूं। देखिए ये देश में बहुत सारे तरीके के व्यापार होते थे रिया, जैसे कपास का व्यापार होता था, इंडिगो का होता था, दुनिया भर के व्यापार होते थे। तो अब चार्टर एक्ट जो आया उसने साफ कहा कि आप लोग जो है व्यापार पे इतना ध्यान न देते हुए ना, ओवरऑल देश को कब्जा करने में या देश पे पकड़ बनाने पे ध्यान दो, और सिर्फ चीन से जो व्यापार है, चाय पत्ती का जो व्यापार है, सिर्फ इस पे ध्यान दो, और बाकी मेनली जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए देश को मैनेज करने में। ठीक है जी? ब्रिटिश पार्लियामेंट की और ऑफिशियली क्वीन की परमिशन होती थी, जैसे कि प्रेसिडेंट नाम मात्र के लिए और पार्लियामेंट पूरी पावर के साथ, वैसे ही कुछ। जी हाँ, इसका मतलब क्लियर है कि ये जो ईईआईसी है, ये जो ईईआईसी है, अब ये पूरे तरीके कंट्रोल में है ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अरे भैया यही तो समझाया, कहाँ तुम चाय पीने गए थे अभी थोड़ी देर पहले? ये जो मैं बना रहा हूँ बैठ के, यही तो समझाया मैंने इतनी देर से। नहीं, यहां से जाती थी संस्कृति। चलो आगे चलते हैं, चलो फोकस करें। अब अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर 1813 हमने पैक करा है, तो अगला हमारा चार्टर एक्ट कौन सा होगा जी? 20 साल के लिए आगे बढ़ाएं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कंपनी अभी भी जिंदा है, कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी का काम बदला है। समझ गए जी क्या कहानी है? मान लेते हैं कि मैं ही एक इंसान हूं, मैं एज अ टीचर अभी जिंदा हूं, लेकिन मैं अब आपको टीच करने की जगह मान लेते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। समझ गए? यानी मैं अभी हूं, नाम मात्र के लिए मैं एक टीचर ही हूं, लेकिन मेरा रोल जो है वो बदल गया है। ऐसे यहाँ पर भी जो कंपनी है उसका रोल बदल गया है। जैसे कि विनय ने लिखा, ट्रेड की जगह एडमिनिस्ट्रेशन पे हम फोकस करेंगे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं?
सर टाटा टी जाती थी या दूसरी? टाटा टी जाती थी और टाटा करते हुए जाती थी, क्योंकि वापसी नहीं आना था उसे, है ना? तो वो जाते हुए टाटा करते हुए हमें जाती थी, ठीक है? यू आर सो फनी बेटा, क्या बात है, मजा आ गया आपसे बात करके। आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की हम यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे थोड़ा अलग फ्रेमिंग से लिखते हैं। द लीज ऑफ 20 years टू द कंपनी वर एक्सटेंडेड। इस बार मैंने फ्रेमिंग बदल दी है, बात बिल्कुल सेम लिखी है, बिल्कुल ही सेम लिखी है। फ्रेमिंग क्यों बदली है? जिससे कि पेपर में ऐसा कुछ लिख के है तो भी आपके लिए आसानी रहे। सिमरन एक काम करेंगे, सारे एक्ट्स पढ़ा के मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? चलो। द लीज ऑफ 20 years टू द कंपनी वर एक्सटेंडेड, बट द टेरिटरीज वर गवर्नड इन द नेम ऑफ द क्राउन। फर्क समझे कि क्राउन यहां पर जो है, क्राउन का मतलब होता है किंग या क्वीन जो भी वहां पर बैठा हुआ है। यानी अब ये क्राउन का यहाँ पर मतलब है ब्रिटेन, यानी नाम होगा जी, ये कंपनी का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल ब्रिटेन का ही है। लीज का मतलब होता है किराया। लीज का मतलब यहाँ पर है कि 20 साल की परमिशन और दे दी है मैंने आपको कि इस कंपनी को बना के रख सकते हो, ठीक है? राइट्स वर स्टिल लिमिटेड, बिल्कुल समझ गए जी? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? लीज का मतलब समझा देता हूँ। देखो मैं मान लेते हैं आपसे कोई किराए पे जगह लेता हूँ, ठीक है? वो रेंट पे ले ली, अभी के लिए उसे लीज वर्ड से हम मान लेते हैं। अभी मैं लीज वर्सेस रेंट समझाने की पोजीशन में नहीं हूं यहाँ पर, हम टॉपिक को बदल देंगे वरना। अभी के लिए मैंने माना कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा कि 20 साल के लिए और ये इलाका मेरे कंट्रोल में रहेगा, ठीक है जी? समझ गए? तो वो 20 साल की जो लीज है मुझे मिल गई कहां से? ब्रिटेन की गवर्नमेंट से, और मैं एक कंपनी हूँ। लेकिन ये उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि ये नहीं माना जाएगा कि आपने फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद को कंट्रोल में ले रखा है, तो इलाहाबाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में नहीं माना जाएगा, इलाहाबाद माना जाएगा ब्रिटेन के कंट्रोल में। दोनों में फर्क समझ गए? यानी नाम वहां पे क्राउन का ही आएगा, किंग या क्वीन का ही आएगा, कंपनी का उससे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है जी? आगे चलते हैं जी। कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड इन टी एंडेड। समझ गए जी? चाइना से व्यापार और चाय पत्ती का व्यापार भी अब इनका खत्म हो चुका है, अब ये काम भी पूरे तरीके पैक कर दिया गया। समझ गए जी? अगले पेज पे चलते हैं और एक बढ़िया पॉइंट लिखते हैं जो आपके पिछले नोट्स में जहां तक है नहीं होगा। ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन, इस लाइन से बहुत तगड़ा कनेक्शन बनेगा, अभी देखना। इमिग्रेशन स्लाइड अभी दिखा देता हूं। एंड अभी दिखा देता हूं, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मेरे कहने से समझ लेना, उसके बाद पिछला पेज देखना, ठीक है? इन इंडिया वर लिफ्टेड। थोड़ा सब्र रखें बेटा, सब्र रखें। ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया वर लिफ्टेड। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, इसकी गहराई मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए अभी तक क्या होता था, भारत में व्यापार करता था सिर्फ एक चीज जो कि ईईआईसी है। अब ईईआईसी तो लिमिटेड होगा, मैं कहता हूं इसके अंदर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 1000 लोग होंगे। हाइपोथेटिकल है, रैंडम नंबर है जी, ये मत समझना 1000 थे या 100 थे या 10 थे, रैंडम नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? अब अगर ब्रिटेन को यहाँ पर पकड़ बनानी है इस पूरे देश पे, तो 1000 छोड़ो 10,000 लोग भी कम है। और अल्टीमेटली कंट्रोल का मतलब ईईआईसी है, जो कि अगर बगावत कर बैठी तो जितना बड़ा इनका देश है उससे बड़ा इलाका तो ईईआईसी के कंट्रोल में हो जाएगा। जितना पैसा इस देश के पास है उससे ज्यादा पैसा इसके पास हो जाएगा, तो अपनी अलग से ही गवर्नमेंट बना लेंगे। ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके बहुत कॉशियस होकर काम करा जाता है। तो धीरे धीरे ईईआईसी के हाथों को काटते गए, काटते गए, काटते गए, और कहा कि ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि ईईआईसी अपने आप पे कुछ ना बचे। समझ गए? ठीक है, समझ गए ना? अब हुआ क्या, इसके साथ एक और स्टेप पेश करा गया। अभी तक मोनोपोली थी इनकी कि हम ही व्यापार कर सकते हैं। अब कहते हैं जिसने जाना है जाओ, जिसने प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीदो। इससे ये तो बिल्कुल ही डाइल्यूट हो गए, बिकॉज अब इनके जैसे तो हजारों आ जाएंगे इस देश में। तो ईईआईसी अब चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पाएगी, और ब्रिटेन की पकड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। ये जो लाइन है ना, बड़ी काम की लाइन है। यानी 1833 में इन्होंने क्या कहा कि जाओ, जिसने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीदो, जिसने जाना है जाओ, जिसने व्यापार करना है करो। तो ये जो पॉइंट है ये ईईआईसी के लिए बड़ा नुकसानदायक है, बट अपने को तो ब्रिटिश कंट्रोल पे ध्यान देना है। और इसी वजह से हम धीरे धीरे कहते हैं कि ब्रिटेन ने हम पे कंट्रोल करा। ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो 1830s 1840s में आएगा, और 1858 में ऑफिशियली आ जाएगा। वो कब क्या आएगा वो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है? ये जो दो लाइनें मैंने लिखी हैं अगले पेज पर, बड़ी काम की लाइनें। बिल्कुल है संस्कृति, बिल्कुल है, लेकिन ब्रिटेन सुपीरियर है ईईआईसी से, ये प्रूफ करना भी जरूरी है। बिल्कुल अंकित, हम ऐसा कह सकते हैं। समझ गए? फटाफट नोट करो। चाइना एंड इन टी,
चाय देखिए अंग्रेजी कहती है कि चाइना के साथ और चाय पत्ती का, तो इस विद चाइना एंड टी नहीं लिख सकते ना, विद चाइना एंड इन टी, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, ऐसी लिखी जाती है ना अंग्रेजी, तो उस तरीके लिख रहा हूं मैं। बेटा पूरी लाइन लिखे नामिका। कोई नहीं आया रक्षा, कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया ये तो बड़ा दुख मुझे भी है, बट कोई नहीं आया। एग्जाम में पूछे तो ऑप्शन 1833 होगा। अगर वो सीधा सीधा ऐसी सटीक शब्द लिख देगा तरुण, तो उस केस में आंसर 1833 देंगे। अगर वो एक्सेप्शन लिख देगा तो उस केस में 1813 देंगे, बिकॉज ऑफिशियली पूरे तरीके खत्म तो जो है अपना 1833 में ही हुआ। बिल्कुल अभिनीश का भी मौका लगा तो ले आएंगे, कंपनी का काम तो ट्रेड करना ही था 20 साल तक, और खत्म कर दिया, कंपनी का काम ही क्या रह गया। एग्जैक्टली, तो कंपनी गायब होने वाली है वो सभी। बिल्कुल सही मानशु, आपका सवाल नहीं है, आपका स्टेटमेंट है। यही कंपनी वाले लोग भी उस समय सोचा करते होंगे, लेकिन यही तो दिमाग है सरकार का। सरकार ने कंपनी बनाई थी, सरकार ही कंपनी को वापसी ले रही है। देखिए यही तो तरीका है ना, कैसे राज करा जाता है, ऐसे ही राज करा जाता है, इस्तेमाल करके। तो कंपनी का इस्तेमाल करा बस। अब कंपनी पे तरस खाने मत लग जाना, अरे कंपनी लुट गई, बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं, अपना सोचो, लुटा देश है अपना। आगे चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है जी। चलिए दोस्तों आगे। ये भी ध्यान रखना कि जो गवर्नर जनरल चुने जाते थे ना, वो क्वीन की मंजूरी के बिना नहीं चुने जा सकते। समझ पा रहे हैं बात को? भारत के जो लॉज हैं वो अंग्रेज बनाने लग गए थे, इस पॉइंट पे सब चीजें होने लग गई थी, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। 1843 में एक चीज हुई जो कि 1833 और 1853 के बीच में आती है, वो है स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड। ये अपने पास आप नोट कर लेना, छोटा सा पॉइंट है, इसका किसी और से कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई थी, फटाफट नोट करें। अच्छा कुछ चीजें और भी थी, कह दिया गया था कोई भी भारतीय, ये नोट नहीं करना, समझ लेना, कोई भी भारतीय, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एबॉलिश का मतलब बंद कर दी गई, दास प्रथा जो है वो खत्म कर दी गई थी, ठीक है। बाय होम में नहीं आता जो यहाँ पर कुछ, मतलब खत्म कर दी गई थी, ठीक है। कोई भी भारतीय नागरिक चाहे तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नौकरी ले सकता है, ये जॉब ले सकता है। रियलिटी इससे 180 डिग्री उल्टी थी। कागजी तौर पे लिखा जाता था कि कोई भी आओ नौकरी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप दोनों में से किस देश से हो, कौन सा धर्म है, क्या रंग है, कब कहाँ जन्म हुआ है। रियलिटी पूरे तरीके अलग थी, ठीक है। क्या बात को आप समझ पा रहे हो बेटा? लाइन मैंने क्यों नहीं आपका नाम बताया, रीजन थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं गवर्नर जनरल की बात यहाँ पे नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मैं अभी के लिए नहीं बताऊंगा, है ना। देखो सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप अपने सिर पे महसूस कर पा रहे होंगे दबाव, तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा मैं। आगे चलते हैं बेटा। चलो अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। देखिए आज हमारे घर में, आपके घर में हो सकता है एक मेड आती हो वो जो मेड है वो क्या करती हैं, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती हैं। वो सर्विस होती है आपके घर की साफ सफाई, बर्तन, जो भी आप कराते होंगे उनसे कपड़े, और बदले में आपसे वो सर्विस देने के बाद आपसे पैसा ले लेती है ना। ये काफी नॉर्मल बात है, जैसे कि हर कोई काम करता है, आप भी कल को काम करेंगे तो आप गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे और बदले में उनसे पैसा ले लेंगे। सिमिलर वर्क है, कोई आईएएस ऑफिसर भी काम करता है, वो भी सरकार को सर्विस प्रोवाइड करता है और उनसे पैसे ले लेता है। तो जो काम हमारे घर में कोई मेड आके करती है और जो काम हम लोग करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब मैं उसमें कोई फर्क नहीं मानता, आपको भी उसमें कोई फर्क नहीं मानना चाहिए। आप मेच्योर है इतना, आप समझे कि वर्क इज अ वर्क, यू प्रोवाइड अ सर्विस, यू गेट मनी, दैट इज ऑल, है ना। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। बट अगर मैं कह दूं कि ये इंसान को मैंने खरीद लिया है, अगर मैं इसी पैसे के बदले किसी इंसान को बाय कर दूं, तो मैं उसे इंसान नहीं छोड़ रहा, मैं उसे ह्यूमन की जगह कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहा हूं, मैं उसे एक मनुष्य की जगह एक सामान की तरीके ट्रीट कर रहा हूं। ये है दास प्रथा, कि मैंने किसी से किसी को खरीद लिया और जिंदगी भर के लिए आजीवन वो मेरा गुलाम है, उसे मैं खाना देता रहूंगा, अपना मन होगा थोड़ी सी बख्शीश दे दूंगा, बट वो यहाँ से जा नहीं सकता। उसे मैं जब चाहूं जान से मार सकता हूं, जब चाहूं उसे जितना चाहे मैं काम करा सकता हूं। समझ गए जी क्या लॉजिक है? यानी ये दोनों में फर्क है, गुलाम होने में और एक एम्प्लॉई होने में। एम्प्लॉई एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपके पास काम करता है, आप उससे उससे ज्यादा काम नहीं करा सकते। अगर आप उससे ज्यादा काम कराएंगे तो वो हकदार है नौकरी को छोड़ने का। बट एक गुलाम जो होता है उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, वो खरीद लिया गया है, उसे जितना काम होगा उतना काम करना होगा। यस इन मोस्ट ऑफ द केसेस ग्रीन, ठीक है। चलिए आगे, चलो आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए हैं जी आप। आगे चलते हैं। लायन, देखिए आप लायन है, तो आप लायन वाली बातें करें, आप ऐसी बातें ना करें। समझ पा रहे हैं आप बात को? ऐसा ना हो कि एक शेर का सामना एक बब्बर शेर से हो जाए, है ना, तो आपको पता ही है कौन जीतेगा। ऐसा काम आप ना करें, ठीक है। आप शेर है तो हम सवा शेर है, ऐसा काम ना करें, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें। चलो मैं बात कर रहा था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की हम बात करते हैं। देखिए
सारा कंट्रोल किसके पास है आप जानते हैं, ब्रिटेन की सरकार के पास पूरा का पूरा कंट्रोल जा चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। 20-20 साल की गैप में हम जो है चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स अधिकतर देश पे अपना कंट्रोल कर चुके हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और यहीं पे क्या होगा, धीरे धीरे जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि यही बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं बात को? यही इतना पावरफुल हो जाएगा कि गवर्नर जनरल जो है यही आपका बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं? और इस पॉइंट पे जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और जो कि आगे चल के बनेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये होगा लॉर्ड, रुको रुको क्या हो गया जी, अरे यार क्या गड़बड़ हो गया, रुको रुको। अच्छा अभी 1833, अच्छा 53 लिख दिया क्या मैंने ऊपर? लायन भाई देखो तुम्हारे चक्कर में जो है बाकी बच्चों का नुकसान हो जाएगा मुझे, क्योंकि बहुत ही गुस्सा आता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरा गुस्सा आप लोग यहाँ देख नहीं पाते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटे बच्चे हैं, बट लिटरली मेरा गुस्सा आपको कभी देखना हो तो कभी आप मुझसे क्लास के अलावा कहीं मिलना, रास्ते में ही मिल जाना, आप समझ जाओगे। तो ऐसा काम ना करें, ठीक है? बच्चों का नुकसान ना करें। बाकी बाकी बच्चों से मैं माफी चाहेंगे। मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि मैंने नया टाइटल डाल दिया है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, जिसका नाम होगा, जैसा कि आपने सही बताया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये बन जाएंगे पहले गवर्नर जनरल। ये भी 1833 वाले टाइम पे ही है। मैं फिर से एक बार करेक्ट करता हूँ, ये सब अभी 1833 का ही टाइम चल रहा है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? 1833 के टाइम पे ही ये काम हुआ है। ये मैं आपको फिर से ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता हूँ। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अब इसने क्या करा, आने के बाद बहुत सारे काम करे, बहुत सारे काम करे विलियम बेंटिक ने। मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। अच्छा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आप समझ गए हो कि 1833 के अंदर जो ट्रेड है वो पूरे तरीके खत्म कर दिया गया है, पूर्णतः खत्म कर दिया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे पेपर में इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। चलो आगे चलते हैं जी। अभी 1833 वाला ही चल रहा है टाइम, 1833 का चार्टर एक्ट है, मैं लिख देता हूँ जी। चलो अच्छा, विलियम बेंटिक ने बहुत सारे काम करे हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है इन्होंने 1829 में करा है, सती सिस्टम एबॉलिश। अब आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों ये बात यहाँ पर नहीं लिखना चाहता, बिकॉज बेंटिक ने 1829 में करा है और ऊपर लिखा 33। अब यहाँ पर दिमाग खराब हो सकता है बच्चे का, है ना? तो ये एक छोटा सा इशू रहता है कि मैं गवर्नर जनरल्स को अलग क्यों पढ़ाता हूँ, बट ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, और इसमें मेन जो काम करा गया था वो करा गया था राजा राम मोहन रॉय साहब के द्वारा। ऑफिशियली साइन क्योंकि बेंटिक के थे, क्योंकि पावर इनके हाथ में थी, तो नाम इनका आता है, लेकिन एक्चुअल में इसके प्रति बहुत सारा काम जो है करा गया था किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय साहब के द्वारा। ठीक है जी, 1843 लिखा है, दोनों में बेटा फर्क है, एक जगह स्लेवरी लिखा है और एक जगह जो है आपका लिखा है सती सिस्टम, दोनों अलग अलग है। ठीक है, गुलामी अलग है, सती प्रथा अलग है। सती प्रथा में किसी महिला के जो हस्बैंड है उनकी मृत्यु के बाद उन्हें जलती चिता पर बैठा दिया जाता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, 1829 में सती सिस्टम एबॉलिश कर दी गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है जी, क्या इस बात को आप समझ पाए? आगे चलते हैं, चलिए आगे। एक और बात आप ध्यान रखेंगे 1833 की ही, 1833 में इंग्लिश became the official language of India। इससे पहले पर्शियन, एक ही बात है, चार्टर एक्ट आया तो ये बात भी आ गई, तो दोनों एक ही बात है, पर्शियन थी। ठीक है जी, फटाफट नोट करें। 14 सितंबर 1949 को हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है जी, और हिंदी कौन सी? देवनागरी स्क्रिप्ट वाली। इसी वजह से हम हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं नेशनल हिंदी डे। और ये भी ध्यान रखेंगे जो वर्ल्ड हिंदी डे होता है ये हम मनाते हैं 10 जनवरी को। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फटाफट नोट करें। अच्छा ये ध्यान रखेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगा, याद रखना, भले ही हमने ये संविधान में लिखा है, बनेगा तो देखो बाद में ही ना, समझ गए? बनेगा तो बाद में ना, क्योंकि अभी तो हमने बस लिखा है हिंदी रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिख देता हूँ कहीं कोई कंफ्यूज हो जाए, रिटन इन
कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जब लिखा जा रहा था तो 14 सितंबर वो दिन था जब संविधान में बात लिखी गई थी कि हिंदी जो है बनेगी ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान तो लागू बाद में हुआ था, तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए, फटाफट से नोट करें। एक काम ये भी कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे लिख लो पार्ट 17 आर्टिकल 343। फटाफट देखो, वही मौका है, फ्लो बढ़िया बना हुआ है, तो जो बढ़िया बातें हैं नोट कर लो। पॉलिटी में ये सब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, बट एज ऑफ नाउ नोट कर लो इसे। चलें जी, चलो अब फाइनली हम अगले पेज पे हेडिंग डालेंगे, चार्टर एक्ट। क्या कहा अंकित? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि 1853 तक बवाल हो चुका था। लॉर्ड डलहौजी जो है इस समय बैठे हुए हैं, ये कौन है, क्या है, क्या इन्होंने पाप करे हैं, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि एक इंसान है लॉर्ड डलहौजी जो कि बैठे हुए हैं, जो बहुत ही पापी इंसान, ठीक है, और तैयार है, बस मामला पूरे तरीके खराब हो चुका है। 1853 के बाद 1858 में ही अगला एक्ट आ जाएगा, बिकॉज 57 में जो है देश में हो जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है, कंपनी कुछ खास जानदार बची नहीं है, सारी पावर जो है सरकार के हाथ में, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया। द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट या बोर्ड भी बोल सकते हैं, डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस्ड, अभी हो जाएगा ठीक नितेश, चिंता ना करें, फ्रॉम 24 टू 18। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस लेवल का सवाल बनता है इससे, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे अब ऐसे लिखें, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर सेपरेटेड। ये एक बच्चे का डाउट भी था, कुछ देर पहले आया था, आप एक बार कंफर्म कर लेना अपने नोट्स में से, जहां से भी आपने जो भी पढ़ा है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर सेपरेटेड। देखिए हमारे पास तीन अलग अलग ब्रांचेस है ना, तीन ब्रांचेस कौन से हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। दोनों तीनों में फर्क क्या है, पूरा डिटेल में तो आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी सही समय नहीं है, पॉलिटी का टॉपिक है। शॉर्ट में बताऊं तो लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को अब लागू कराना, और जुडिशरी का काम है चेक करना है कानून सही है या नहीं, ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल भी, ठीक है जी। फर्स्ट लाइन रिपीट करता हूँ। देखिए कंपनी जो है अब उसके हाथ काटे जा रहे हैं और पूरी पावर दे दी जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जो कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, वो 24 हुआ करते थे, तो उसे 24 को हटा के 18 कर दिया गया, 6 को हटा दिया गया, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अलग अलग कर दिया गया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जुडिशरी अलग चीज है, आप समझे नहीं, एक कोई चीज है, इसमें से पहला ऑर्गन काटा है जुडिशरी, अब ये जो दूसरा है, इसके भी दो हिस्से करे गए हैं ना, समझ गए क्या लॉजिक है? दोनों मत समझ गए फर्क? सोच, पहले सोचो एक बार फिर हाँ करना, ठीक है। अब तीन हिस्से हो चुके हैं, पहले एक था, फिर दो हुए, फिर तीन हिस्से हो गए। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात पूरी तरीके से समझ पाए। आगे चलते हैं जी। ये जो लेजिस्लेचर है इसे जाना जाता था इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल। इसमें उतना ही इंडियन था जितना नाम में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा इंडियन था ही नहीं। यानी इंडियन लोग थ्योरेटिकली जो है वो इसका हिस्सा थे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंडियन पूरे के पूरे काउंसिल के अंदर सिर्फ एक ही जगह था, वो था नाम में, और भारतीयों का कोई खास इसके अंदर रोल नहीं था, पूरे तरीके से अंग्रेज चलाया करते थे, ठीक है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? 24 से 18 क्या है, देखिए अगर बहुत ही बड़ी कंपनी है तो क्या उसमें एक ही इंसान बैठ के उस कंपनी को चलाता? नहीं, उसके पूरे के पूरे डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि पूरी रूम को इमेजिन करेगा, रूम है जिसके मेज के सब कोनों में जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए, जिसमें एक जो होगा हेड होगा। अब ये टोटल 18 थे, टोटल 24 से इन्हें 18 कर दिया गया, इनकी गिनती जो है वो कम कर दी गई, ठीक है। चलो नंबर ऑफ पीपल है, जी हाँ नंबर ऑफ पीपल है, 18 हो गए हैं, 18 लोग बैठेंगे उस कमरे में 24 की जगह, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। मेंबर्स कम कर दिए गए, आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगले पेज पे चलता हूँ जी। रिटन एग्जाम
फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। अगर आप अभी आपकी रिजल्ट नहीं आया तो नितेश नहीं, बाकी नोटिफिकेशन आन देते हैं एक बार। सिविल सर्विसेज स्टार्टेड 1853 में हुआ ये काम। इससे पहले रिटन एग्जाम नहीं होते थे। अब ये रिटन एग्जाम्स कहां पर स्टार्ट हुए? लंदन में। क्या ये पाप है एक तरीके का? इस देश को चलाना है और इस देश के लोगों को गुलाम बनाया गया है और पेपर कराया जा रहा है लंदन में, तो क्या अनऑफिशियली ये बेसिकली आप ऐसा समझिए कि इंडियंस को इसका हिस्सा ना बनाने की साजिश है। बिकॉज इंडियन जो है पढ़ा लिखा भी बहुत होना चाहिए, अलग लेवल का। दूसरे नंबर पे वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला भी होना चाहिए, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन फिर भी भैया कुछ लोग ऐसे हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर साहब हैं, जो फिर भी जो है इसका हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो बनने के बाद छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं, छूट जाता है, जो भी होता है वो आगे चल के आपको अलग से समझाएंगे। ज्योग्राफी बेटा अगले महीने से स्टार्ट होगी शुरू। चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट मैं उम्मीद करूं आपने ऐड कर लिया होगा। अभी 1853 जो है, 1853 से लेकर 1923 तक ये जो एग्जाम होगा, आप ऐसा समझे आईसीएस का अगर एक मैं नंबर लाइन बनाऊं तो नो रिटन एग्जाम। ठीक है जी, इसके आगे जो है रिटन एग्जाम होगा। आज तक रिटन एग्जाम होता है, आप अगर देखते हैं तो यूपीएससी लेती है, आईएएस आईपीएस आईएफएस वाला रिटन एग्जाम होता है, तो ये तो आज तक होता है। लेकिन रिटन एग्जाम 1853 से 1923 के बीच में होता था लंदन में, और 1923 से बाद में जो है वो दिल्ली में होना शुरू हो गया था। ये आपको सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक है जी, फटाफट नोट करें। ये जब चेंज हुआ था तो उस समय जो है था लॉर्ड डलहौजी, हमारे देश का गवर्नर जनरल कहेंगे, अभी वाइसरॉय तो नहीं आया है। ठीक है, नहीं वो नहीं करा है, नहीं कि मैंने 1923 में जो वाइसरॉय हुआ करता था वो था लॉर्ड रीडी। ये उस समय वाइसरॉय था। अब ये वाइसरॉय क्यों था और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों था, इसका डिफरेंस तो आपको 1857 के बाद समझ आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल लियोनार्डो, फटाफट नोट करें। फटाफट नोट करें जी। रीडिंग, READING। अब जरा धमाका होने वाला है बहुत ही तगड़ा। बढ़िया है जी कबीर। अब जरा यहां से आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि अब जो है धमाका होने वाला है। 1853 के बाद आना था एक्ट 1873 में, बट एक्ट आ जाएगा 1858 के अंदर ही। एक छोटा सा यहाँ पर चेंज है। 1853 के बाद 1873 में आना था, तो एक्ट कब आ जाएगा जी? 1858 में ही आ जाएगा। समझ पा रहे क्यों होगा, कैसे होगा? तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना होगा। फोकस करें जी। देखिए जो नेक्स्ट एक्ट आना था वो आएगा 1858 में। नेक्स्ट एक्ट 1858 में आएगा, और 1858 का एक्ट जो होगा बाकी सबसे बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। क्यों बिल्कुल अलग होगा? अभी तक जो एक्ट आते थे वो होते थे चार्टर एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि इससे पहले हो गया था रिवोल्ट ऑफ 18 लॉर्ड रीडिंग देवशीष। इससे पहले हो गया था रिवोल्ट। यानी कहानी कुछ ऐसी है, 1853 के बाद आना था 1873 में, बट आएगा 1873 के बाद हो जाएगा 1857 में एक रिवोल्ट हो जाएगा, जिसके चक्कर में अगला एक्ट जो है वो आ जाएगा 1858 में, और बहुत सारे रूल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। समझ पाए? अब यहां पर आप दिमाग सोचो कि अगर ये अंग्रेज जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ काट के सारी पावर अपने हाथ में ना ले लेते, तो क्या ये अंग्रेज अच्छे से संभाल पाते, कंट्रोल कर पाते हमारे देश को, 100 साल और गुलाम बना पाते? नहीं। तो आप यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इन्होंने अपने लिए बहुत सही दिमाग लगाया। वो हमारे लिए ऑब्वियसली गलत है, हमारे साथ धोखेबाजी है, बट अगर आप इनका अपना पर्सनल मैनेजमेंट देखोगे तो वो समय से पहले ही आगे चल रहे हैं। इन्हें चोट लगने के बाद नहीं जागते, ये पहले से ही जागे हुए हैं, ये डायनामिक नेचर के हैं, और ये पहले से ही तैयार थे इस चीज को लेकर कि अगर बवाल आता है तो पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सब चीजें हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, नोटिफिकेशन का वेट ये नहीं करते, सही कह रहे हैं आप। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चलो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कहानी क्या है कि 1853 के बाद होगा एक रिवोल्ट 1857 का। ये हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है जी? अरे अभी दे दूंगा भैया ब्रेक। ठीक है, दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, 1857 का एक टॉपिक है पूरा, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कब होगा, कौन सी तारीख को होगा, कहां से होगा, मंगल पांडे जी कौन है, कब प्लान करा गया था, पहले हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कौन क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या, सब कुछ एक टॉपिक के रूप में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस हमें ये जानना है कि हमारी तरफ से ये जो एफर्ट है, ये पहला एफर्ट था देश को आजाद कराने का, बट ये प्लान्ड नहीं था। ठीक है,
ये प्लान्ड नहीं था, जिसके चक्कर में जो है हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए और उसके बाद जो है हम 1858 के अंदर फिर से जो है हम गुलाम बन गए और मजबूत लेवल के जो है गुलाम बन गए। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और यहाँ से फिर जो है 1947 तक हम इस अंग्रेजों के गुलाम बने रहेंगे। ठीक है जी? क्या यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? चलो, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास ब्रेक है थोड़ा सा 2 मिनट का, उसके बाद हम एक नए सिलसिले पे चलेंगे। मन को शांत करें, कमेंट थोड़े से कम करें। पिछली स्लाइड में आपको दिखा के ब्रेक दे दूँ, ठीक है? आप सेशन प्लीज पढ़ लें। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो जी, आगे चलते हैं। चलिए जी आगे। चलो, अभी तक जो हमने बात करी, हमने 1853 के जो है एक्ट की बात करी है। डाउट सेक्शन बेटा आपके लिए देख लेता हूँ अभी कितने डाउट्स हैं मेरे पास। अरे बहुत सारे डाउट्स हैं। चलो, खोल दिया है, कोशिश कर लूंगा। चलो चलते हैं जी आगे। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ है, उस रिवोल्ट से क्या हुआ है कि भले ही एक तो भारत जो है उसके नागरिक कमजोर है, ये तो दिखा ही है, लेकिन साथ में जो कंपनी है उसकी भी कमियां दिख गई ब्रिटिशर्स को। समझ पा रहे हैं आप? यानी कहानी कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं कि ये आपके घर के हेड हैं, ठीक है, और ये आप हैं और आपको कोई काम दिया गया है। अब अचानक वो काम आप पूरा नहीं कर पाए, वो काम जो है उसमें आप कमजोर रह गए, तो भले ही इन्होंने जो है फाइनली कंट्रोल में ले लिया इस काम को, लेकिन क्या साथ में आपकी भी कमियां दिख गई हैं कि यार ये इंसान जो है इतना काबिल तारीफ तो नहीं है जितना मैंने सोचा हुआ था। मुझे तो लग रहा था पूरा देश इनके सारे मैंने छोड़ा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बना रखे, बट जो है यहाँ पर वो मजे वाली बात नहीं है इसमें। तो फाइनली ऑफिशियली ब्रिटेन ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसने फैसला करा कि कंपनी को पूरे तरीके खत्म कर देंगे। मतलब ऑलरेडी खत्म चीज को खत्म करा गया, बिकॉज अगर आप अंग्रेजी की कहावत समझते हैं, इट वाज ऑलरेडी अ डेड हॉर्स। यानी डेड हॉर्स का मतलब होता है जो नाम मात्र के लिए बस है, कुछ खास उसके हाथ में पावर नहीं है। तो कंपनी को पूरे तरीके ऑफिशियली भी तबाह करने की यानी खत्म करने की अब जो ठान ली ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? और कहा कि जो है हम हैं, हमारे अलावा कुछ भी नहीं। 1858 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें GOI के रूप में लिखूंगा 1858। इसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। ठीक है जी, बहुत सारे चेंजेस कर दिए, और वो चेंजेस कैसे कैसे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हुआ, डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? क्वीन ऑफ ब्रिटेन जो है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है, उसे डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है अब भारत की भी क्वीन है। देख रहे हो क्या हो रहा है देश में? वो तुम जो है इधर उधर की बातें कर रहे हो कमेंट सेक्शन में। डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अगले नंबर पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है पिकाचू रायचू बन गया फिर से। यानी यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इंडिया, वो बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पावर में कोई खास चेंज नहीं था, लेट मी रिमाइंड यू दिस, क्योंकि पावर ऑलरेडी बहुत सारी है गवर्नर जनरल के हाथ में। नाम मात्र का चेंज बस यहाँ पर करा गया, यानी इसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। यानी क्वीन की तरफ से एक इंसान बैठा हुआ है इस देश में, जो कि वाइसरॉय है इस देश का, क्योंकि क्वीन क्वीन जो है यहाँ पर नहीं आना चाहती, या क्वीन यहाँ पर नहीं आ सकती। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, अगर मैं आपसे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, या फिर मैं आपसे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, तो ये है लॉर्ड कैनिंग। ये सब पेपर के सवाल हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको रटे होने चाहिए, फटाफट नोट करें। पूरे देश में चल रहा है ज्ञान, है पूरे देश में। ठीक है जी, समझ गए आप बात को? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने नोट कर लिया है। वाइस रॉय, वाइस रॉय है, वी ऑफ इंडिया मतलब वाइस रॉय ऑफ इंडिया। चलो आगे चलते हैं। जो कंपनी है वो पूरे तरीके खत्म कर दी गई। दोबारा बता देता हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, और अब मान लिया गया क्वीन का कोई एजेंट है वो। ठीक है जी, समझ गया आप बात को? आगे चलते हैं। अब दूसरे नंबर पे ध्यान रखना, जो कंपनी का काउंसिल है, याद है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करके काउंसिल हुआ करता था, वो जो काउंसिल है वो नाम मात्र का है पूरे तरीके, अब उसका कोई खास रोल नहीं है। अब कहानी ये है कि EIC जो है ये क्लोज कर दी जाएगी, ये बंद कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, और भारत जो गवर्न होगा वो क्राउन के द्वारा गवर्न होगा। यानी इंडिया will be या was to be governed by crown through ईस्ट इंडिया कंपनी या EEIC, एक ही बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड a council of 15 members।
यानी जो क्राउन है वो सारी बातें करेगा अपने एक इंसान से जिसका नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये जो है इसके पास 15 लोगों की टीम होगी इसे मदद करने के लिए। क्या समझ पा रहे हैं बात को? और ये जो काउंसिल है अल्टीमेटली इसी के कुछ मेंबर इसमें होंगे कंपनी के। लेकिन अब यहाँ पर चेंज क्या है, जो काउंसिल है ये पूरे तरीके सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होगा। फाइनल कॉल पूर्णतः हाथ में होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, यानी कंपनी के हाथ पर काट दिए गए हैं पूरे तरीके। फाइनल जो पावर होगी, फाइनल डिसीजन लिख देता हूं मैं, वो किसके हाथ में होगा जी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में होगा। मैं फिर से बताता हूं, 1858 का एक्ट आया, ठीक है जी। क्राउन के अंडर सब कुछ है, यस सब कुछ है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियां दिख गई 1857 में, जिसके तहत ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि अभी भारत जो है पूरे तरीके ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में है, यानी क्वीन के कंट्रोल में है, और भारत जो है गवर्न होगा इन सब के द्वारा, एक वाइसरॉय चुना जाएगा इस देश में, और क्वीन डायरेक्टली बात करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम टाइटल वाले एक पर्सन के साथ, और उसे 15 लोग दिए जाएंगे उसे एडवाइस करने के लिए, ठीक है। अब वो जो एडवाइस करने के लिए होंगे सिर्फ एडवाइस करने के लिए होंगे, और जो पावर होगी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में होगी। वाइसरॉय का क्या रोल था बेटा, अभी पढ़ाया जाएगा ना, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं गया आपको। फटाफट इसे नोट करें। क्या यहां तक आप बात समझ चुके हैं? नॉट एग्जैक्टली ग्रीन, फटाफट नोट करें, आगे चलते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये जो नाम हुआ है ना क्राउन का, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि एक्चुअल में पावर ऑलरेडी जो है क्वीन के हाथ में ही थी। अगर आपको याद होगा ऑलरेडी क्वीन के हाथ में सारी पावर थी। बट ऑफिशियली अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो डुअल कंट्रोल हुआ करता था, डुअल कंट्रोल जो था, एक तो कंपनी का और एक क्राउन का, वो बंद कर दिया गया है, और अब फाइनल टोटल कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में आ चुका है? क्राउन के हाथ में आ चुका है। फर्क समझ गए? और ये जो डुअल, अरे भैया एक तो तुम समझ नहीं पाते हो, अभी टॉपिक पढ़ाना शुरू हुआ नहीं है और इन्हें लग रहा है कि मतलब कमाल करते हैं बच्चे, कमाल ही करते हैं बिल्कुल, मतलब कमाल ही करते हैं। मतलब ऑफलाइन हो और टीचर इनका कोई गुस्से वाला इन्हें उठा के ही फेंक दे बाहर। अरे भैया अभी शुरू करा नहीं है और सारी बातें मैं अभी बता दूं, कमाल है। डुअल कंट्रोल जो स्टार्ट करा गया था, स्टार्टेड बाय पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही डुअल कंट्रोल शुरू करा गया था, और इसे कंट्रोल एंड करा गया था, एंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जी हाँ, हमने भी यही फॉलो करा है अभी पूरे तरीके। चलें आगे। By using Maxwell's law of distribution of molecular speed, derive expression for average speed, most probable speed, root mean square speed। क्या बात है, आप ग्रेट है। चलो आगे चलते हैं। सही हो बेटा, तुमने चाय बनाने का नहीं लिखा, सर चाय पिला दो बढ़िया सी। मतलब यहाँ क्या चल रहा है और तुम कह रहे हो मैं तीन तीन डेरिवेशन करूँ अभी हाथों हाथ, क्या बात है। पैसा तो बेटे तुम वसूल रहे हो, सही। चलो आगे चलें दोस्तों, मोहब्बत से पूरा समझा दिया, अब कत्लेआम से समझाऊंगा। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। 1858 में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। डुअल गवर्नेंस शुरू हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट में खत्म हो गई है अभी। वाइसरॉय नाम का एक पद चुन लिया गया है, और ऐसे ही एक और पावरफुल पद चुना गया जो कि है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब ये जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ था, ऑफिशियल डिक्लेरेशन कि क्वीन जो है यही एम्प्रेस ऑफ इंडिया है, ये डिक्लेरेशन कोई बता सकता है कि कहां पर हुआ था? चलो अब मैं बताता हूं। ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो हुआ था क्वीन जो है वही एम्प्रेस ऑफ इंडिया है, ये कहां पर हुआ था समझने की हम कोशिश करते हैं। क्वीन इज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये डिक्लेरेशन हुआ था मिंटो पार्क में। और जो मिंटो पार्क है ये कहां पर है? इलाहाबाद में है। और ये डिक्लेरेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1858 को। और किसने किया था ये डिक्लेरेशन? ये बाय लॉर्ड कैनिंग्स। बेटे यही तो रीजन है सिलेक्शन नहीं होते बच्चों के, इसी वजह से 4-4 6-6 साल लोग लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है। वो एंजॉय करते हैं क्लासेस में, जो कि नहीं करना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से प्लस का प्लान खरीदा है, कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आए हैं, कितनी उन्होंने दिक्कतें देखी अपने जीवन में, जो उन्होंने फाइनली सोचा मैं एसएससी करता हूँ, सिलेक्शन लेता हूँ। सब भूल जाते हैं, मजे करने लगते हैं, और मजे करते करते जो है उम्र निकल जाती है 4-6 साल, और उसके बाद धीरे धीरे यूपीएससी से सीजीएल, सीजीएल से सीएचएसएल से एमटीएस, धीरे धीरे खुद को ही जो डिग्रेड करते जाते हैं और छोटे छोटे टारगेट बनाने लगते हैं। पता नहीं क्या जो है चलता है बच्चों के दिमाग में। फटाफट नोट करें, खैर से आगे चलते हैं।
ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो हुई है, क्वीन बनेगी एम्प्रेस ऑफ इंडिया, वो इन 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हुई है, सिटी कौन सी है, डेट क्या है और किसने करी है। इसके बाद जो आएगा अगला एक्ट आएगा, जो कि कुछ ही समय के बाद आ जाएगा, 3 ही साल के बाद आ जाएगा। अब एक्ट का कोई ऐसा नहीं कि हर 20 साल में आ रहा, वैसा कुछ भी नहीं है। अब अगला एक्ट जो है कुछ ही समय के बाद आ जाएगा, और उसका जो नाम होगा वो होगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इसी को हम काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट भी कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। चक्कर क्या है कि बच्चा स्ट्रगल नहीं करता ना, तो उसे चीजों की कीमत भी नहीं समझ आती। वो ऑटो में बैठ के जाएगा, धक्के खाएगा, मुखर्जी नगर पहुंचेगा, 5 रुपए देगा, पैदल चलेगा, धक्के खाएगा पूरे दिन, तब जाके उसे समझ आएगा कि डेटा जो आपको दिया जा रहा है कितना कीमती है। घर बैठ के आराम से बैठे हैं, लैपटॉप मोबाइल खोला हुआ, घर वालों ने चीजें दिलाई दी है, चल रही है क्लासेस, अब नहीं तो अगली बार हो जाएगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, आप समझ नहीं रहे हैं आप कहाँ बैठे हैं इस समय। ये कंटेंट जो दिया जा रहा है, जिसके द्वारा दिया जा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म क्या चीज है, आप समझ नहीं पा रहे, आप जीवन के किस मोड में बैठे हैं। 2-3 साल भी निकल गए ना, कहानी खराब हो जाएगी पूरे तरीके। 2-3 साल छोड़ो, 4 महीने भी निकल गए ना ये वाले, अगला नोटिफिकेशन पता ही नहीं कब आएगा। ये तो किस्मत बढ़िया है बेटा, 2022 की अप्रैल में पेपर पता लग गया, वरना उम्मीद कुछ खास थी नहीं। ये आ गया है, इसे भी गवा दोगे तो समझ लेना सब चला जाएगा हाथ से। चलें जी आगे, फटाफट नोट करें। मिनटो पार्क कर दो यार, पार्क कर दो, क्या फर्क पड़ता है, मिनटो सही होना चाहिए बस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, इंडिया काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। और जी हाँ, अब ये सब खत्म हो चुका है, मतलब अलग तरीके चलेगा थोड़ा सा हिमांशु, 10-10 साल में एक्ट आएंगे, मतलब कुछ अब फ्रीक्वेंसी कुछ फिक्स नहीं होगी, कभी भी आ जाएगा एक्ट। इंडिया काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, दोनों बातें एक ही। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या कि ये भारत के लिए फैसला लेगी ब्रिटिश सरकार, समझ गए। यानी अब इनके मुताबिक भारत भारत नहीं है, भारत ब्रिटेन का हिस्सा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजों को समझना होगा, समझ गए जी। यानी ये कहते हैं कि भारत अपने आप में नाम का भारत है ये हमारा। अब ये पूरे तरीके ऑफिशियली कह चुके हैं कि ये जो है अब हमारे कंट्रोल में आएगा। समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटी में बिल्कुल एंड वाले आते हैं, कुछ खास नहीं आते, 1940s के बाद वाला पोर्शन आता है बस। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब 1860 में जो है, ये एक्ट के बारे में बातचीत चल रही थी, ये एक्ट पास हुआ था और आया था 1861 में, समझ गए जी। 1860 में ये जो है एक्ट पास हुआ था, आया था 1861 में। तो अगर 1860 में लिख दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन समझ गए। ऑफिशियली सब जगह 1861 ही है, हर किताब में आपको 61 मिलेगा। बट अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं तो कहानी ये है कि 1860 में ये एक्ट जो है बन चुका था, और 1861 तक ये जो है यहाँ पर आया था। और 1860 में ही जो है पहला बजट भी पेश करा गया था, बजट ऑफ इंडिया। ये जो बजट ऑफ इंडिया था, ये अपने आप में फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया था, और ये पेश करा गया था किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश करा गया था, और इसीलिए जेम्स विल्सन को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन बजट। ये हम पढ़ते हैं बैंकिंग में भी, जब बैंकिंग वगैरह आपको बजट पढ़ाया जाता है तो जनरली पहला पोर्शन ये पढ़ाया जाता है कि बजट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है बॉगेट, उससे आया है, जिसका मतलब होता है बैग, लेदर बैग। ये सब चीजें जो है वहां पर पढ़ाई जाती है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इंडियन बजट जेम्स विल्सन है, यही वो है जिन्होंने पहला बजट पेश करा था। क्या बात को आप समझ पाए। कुछ चीजें और मैं अगले पेज पे आपको बताना चाहता हूँ, फटाफट इसे नोट करें। फर्स्ट बजट, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंडिया का, तो उसका आंसर होता है 1860, और वो पेश करा गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का जो सबसे पहला बजट है वो 1773 में पेश करा गया था रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा, और ये पेश करा गया था ब्रिटेन या ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फटाफट पहले पिछली स्लाइड नोट करें, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन बजट जेम्स विल्सन। ये बाकी डेटा मैंने यहाँ पर भी दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया, फटाफट नोट करें। जी हाँ, सब कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रहा है। वेयर इज अ वर्ल्ड बजट, समझा नहीं, व्हाट्स अ वर्ल्ड बजट। वर्ल्ड बजट का मतलब यहाँ पर वर्ल्ड का बजट ऐसा ऑफिशियली नहीं है, जैसे कि भारत का सबसे पहला जो है पेश करा गया था इनके द्वारा। आप ऐसे लिख सकते हैं वर्ल्ड में, ऐसे लिख लो यार, वर्ल्ड में पहली बार, ऐसे लिख लो इसे। ठीक है, वर्ल्ड में पहली बार जो है पेश करा गया था 1773 में रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। ठीक है, ये वैसे तो स्टैटिक का टॉपिक है, स्टैटिक में जनरली हम इसे पढ़ते हैं, बट अब मौका है तो पढ़ा देते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज एजुकेशन, अनुराग। दूसरा जो है ज्योग्राफी है बहुत हद तक।
ज्योग्राफी अगर फेवरेबल होती है तो उसी के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है। देखिए कहानी ये है कि दुनिया में अब बहुत सारे अलग-अलग देश होंगे, सब देशों में कभी ना कभी बजट आए होंगे, तो सबसे पहला बजट जो है वो ब्रिटेन में ही आया था। रॉबर्ट वॉलपोल नाम के इंसान ने उसे पेश करा था 1773 में। हो सकता है 1775 में कहीं और आ गया हो, 1780 में कहीं आ गया हो, तो अपने लिए वो काम का नहीं है। जो भारत में सबसे पहला बजट पेश हुआ था वो जेम्स विल्सन ने करा था 1860 के अंदर, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? चलें दोस्तों आगे, चलो। 1861 में आया था इंडियन पीनल कोड। 1861 में ही आया था। वाइसरॉय was provided with ordinance making power। ordinance making power ordinance making power जो है वो वाइसरॉय के पास आ गई थी। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 1861 में आया था इंडियन पीनल कोड, 1861 में वाइसरॉय को दी गई थी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। दोनों सही है, कोई फर्क नहीं होगी, 60 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाना 1860 से 1861 के बीच ये काम हुए, तो दोनों सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट करें। ठीक है, चलो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है आपको अगले पेज पे समझा दिया जाएगा। बेटा प्रिंस सही जगह नहीं है, सही टॉपिक नहीं है इस बारे में बात करने का। आप जब टॉपिक खत्म होगा उसके एंड में डाउट्स मुझे एक साथ भेजना, मौका लगा तो डाउट ले लूंगा वरना अगली क्लास में भेजना। दो बातें बताई हैं। ऑर्डिनेंस शब्द क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, वैसे तो मैं कई बार समझा चुका हूँ। ऑर्डिनेंस एक तरीके का होता है शॉर्ट टर्म ऑर्डर, कि आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे बट फिर भी नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ऑर्डिनेंस से सवाल बनते हैं, काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि जो एक्ट लाने वाला काम है, या फिर मान लेते हैं कि कानून बनाने की जो शक्ति है वो दी जाती है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर यानी जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार होता है कि कानून आप बैठ के बनाओ। और मान लेते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि इंसान बैठा होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। अब क्योंकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है और मान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो माना जाता है कि अगर ये दोनों पावर जो वहां पर है नहीं बैठे हैं, साथ में प्रेसिडेंट जो है क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो इसे अधिकार दे दो कुछ शॉर्ट टर्म ऑर्डर को बनाने का। इसे शॉर्ट टर्म ऑर्डर को बनाने का जो है पावर दे दो, और इसी को ऑर्डिनेंस बोला जाता है। जनरली जो भारत के केस में ऑर्डिनेंस वो 6 महीने के लिए लागू रहता है। 6 महीने के लिए लागू रहता है। अगर 6 महीने तक मान लेते हैं पार्लियामेंट सेशन में नहीं आती, तो ये खत्म हो जाता है और एक नया ऑर्डिनेंस फिर से पास करना होता है प्रेसिडेंट को। लेकिन जनरली स्पीकिंग 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होता है 2 सीटिंग में लोकसभा की। तो 6 महीने के अंदर अंदर जब पार्लियामेंट रिज्यूम होती है, तो उस केस में पार्लियामेंट एक अपनी तरफ से ऑफिशियल एक ऑर्डर दे देती है या एक्ट देती है, तो ये वाला जो है खत्म हो जाता है जो ऑर्डिनेंस आया होता है, और ऑफिशियली जो पूरी पार्लियामेंट का एक्ट के थ्रू ऑर्डर आया है किसी भी तरीके आया, वो जो है उसे टेक ओवर कर लेता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, भूमिका एक दिन का हो सकता है, और मैक्सिमम का 6 महीने। ठीक है, 6 महीने वो मैक्सिमम ड्यूरेशन है जब तक एक ऑर्डिनेंस लागू रहता है। ये पावर जो है दी जाती है ऑर्डिनेंस की, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये दी जाती है यूनियन के लेवल पे यानी देश के लेवल पे प्रेसिडेंट को, और स्टेट के लेवल पे जो है ये पावर दी जाती है गवर्नर को। प्रिंस बेटा बताएं आप ये कोर्स की कितनी क्लासेस अभी तक लगा चुके हैं? 3, हाँ। शायद इसी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बेटा। यहाँ पर कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही मैं इस तरीके पढ़ाता हूँ, है ना। थोड़ा सा समझो बातों को, कंटेंट पे फोकस करो। मैं मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, ये वो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे यहीं पे और सिर्फ यहीं पे बातचीत करता हूँ, और आई होप आपका जो डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डाउट्स बेटा क्वेश्चन टैब में आप मुझे भेजेंगे और सेशन के एंड में आपके डाउट्स लिए जाएंगे। फटाफट डेटा को नोट करें, आगे चलते हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे रोहित, चले आगे। मन्नू अरिहंत की किताब आती है कंप्यूटर की, वो आप ले सकते हैं। मैंने भी एक कोर्स दे रखा है बैंकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। चलो आगे चले जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये सब नोट कर लिया है दोस्तों, कि यहाँ तक ऑल गुड है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। हमने अभी 1861 के एक्ट की बात करी है, उसमें कुछ चीजें हमने कवर करी है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पर आके कैनिंग भाई ने एक बेहतरीन चीज करी थी 1862 में। 1862 तो बस कहने की बातें हैं, इन्होंने करा था डिपार्टमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग जो है, क्लासिफाइड द डिपार्टमेंट्स, या ऐसे लिख लो इसमें
लॉर्ड कैनिंग came up with the idea of classification of departments. जैसे कि आज हमारे पास जो हमारी सरकार है उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है कि भारत सरकार है, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत सारे हम पे जो है डिपार्टमेंट है ना। तो वो जो डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है वो माना जाता है कि कैनिंग की ही देन है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा था, इन्होंने हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड चुन लिया था और कहा था कि भाई तुम मुझे जो है रिपोर्ट करोगे। समझ पा रहे हैं क्या फर्क है? यानी ये जो कॉन्सेप्ट है कैनिंग की देन है। अब क्या कैनिंग ने एक ही दिन में दे दिया होगा कि 1862 चलो ऐसा काम कर देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये जो है धीरे धीरे करके डिवाइड हुआ होगा और बेसिकली यही जो पोर्टफोलियो डिवाइड करने की तरीका है, इसी वजह से आज हमारे पास होती है कैबिनेट। यानी जो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है वो भी कैनिंग की ही देन है। फर्क समझ गए? इसी वजह से हम कहते हैं कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स का मतलब यहाँ मिनिस्ट्रीज वगैरह है, जैसे भी आप चाहो, ये है लॉर्ड कैनिंग। फटाफट नोट करें, हम आगे चलते हैं। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स जो है ये लॉर्ड कैनिंग क्या आप कहेंगे हाथवे हुआ करता था, इन्होंने ही शुरू करा था और इसी वजह से जो है आप कहेंगे इन्हीं की उपज मानी जाती है। ठीक है जी, चलो देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं फ्रेंड्स। बाकी टॉपिक आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपको एंड में या तो पढ़ा दूंगा मैं या फिर पॉलिटी में पढ़ेंगे इसे डिटेल में, क्योंकि कम से कम जो है मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आधे घंटे का टॉपिक होगा। मैं आपको डिटेल में सब चीजें नोट कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। आप कुछ समय रुको, इसके बाद पॉलिटी आएगा, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो आगे चले दोस्तों। अगर अर्जेंट है, मान लेते हैं आपका हाल फिलहाल में कोई एग्जाम है दिसंबर एंड में, तो पिछला पॉलिटी का कोर्स देख लेना, उसमें भी आपको डेटा मिल जाएगा। बाकी मैं आपको आने वाले कोर्स में से पढ़ा दूंगा। क्या यहाँ तक आपने सब कुछ नोट कर लिया? तेनाली ये वाला हफ्ता और तो इस हफ्ते में काफी कुछ मैं प्लान करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसी हफ्ते में बता दूंगा कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, चलो देखिए 1861 में एक एक्ट आया था जिसे हमने बोला काउंसिल्स एक्ट। इसके बाद सीधा जो एक्ट आएगा वो आएगा 1892 में। 1861 का जो एक्ट है उसके बारे में तो मैंने आपको काफी कुछ बता ही दिया कि क्लासिफिकेशन हुआ है कैनिंग के द्वारा, ऐसा वैसा। 1892 में क्या क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कैच है यहाँ पर, वो ये है कि बीच में 1885 पड़ता है। अब इससे मिलते हुए चलना जरूरी है क्योंकि 1885 में हुआ था बहुत ही बड़ा काम। वो है क्या कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी बार जो है सवाल पूछा जाता है। अभी के लिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बाय ए ओ ह्यूम। इसी कोर्स में कांग्रेस के जो सेशंस हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपका पहला सेशन कहाँ पे हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ, कौन उसका चेयरमैन है, पहले पारसी कौन थे, पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, पहले मुस्लिम कौन थे, ये सब चीजें जो है आपको पढ़ाई जाएंगी। बट अभी के लिए हम सीमित रहेंगे क्योंकि हमें एक्ट्स पढ़ना है, हम थोड़ा सा डेटा को अभी के लिए हम सीमित करेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई बाय ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम कौन है आपको सही समय आने पर बता दिया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे जो कांग्रेस शब्द हमने उठाया था, ये कांग्रेस शब्द जो हमने उठाया था, पहले ऑफिशियली नाम इसका कांग्रेस हुआ करता था, कांग्रेस नाम हमने उठाया था, इस नाम को पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था 1892 में। और ये जो कांग्रेस शब्द है बेसिकली हमने उठाया पार्लियामेंट ऑफ यूएसए से, यहां से उठाया। और पहले जब हमने 1885 में बनाया था तो बनाया था सिर्फ कांग्रेस, हमने कहा था कांग्रेस बनी है। बट कांग्रेस को हमने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो नामकरण नाम इसका बदला है, ये जो है कब बदला गया, 1892 में बदला गया। और इसमें कंट्रीब्यूशन जो माना जाता है, जो कॉन्सेप्ट माना जाता है दादा भाई नायरोजी साहब का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी फ्रेंड्स, एक बार गूगल कर लेना है, ऐसा मैंने कुछ खास ऐसा पढ़ा नहीं है, एक बार चेक कर लेना कुछ ऐसा हो तो। क्या यहाँ तक आपने नोट कर लिया? देखिए मैं आपको बताता हूँ 1885 में बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस ए ओ ह्यूम के द्वारा। बट उस दिन जो बनी थी इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, इसका नाम सिर्फ कांग्रेस था। 1892 में जो है इसका नाम बदल के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। ठीक है जी, 1892 में दादा भाई नायरोजी ने आइडिया दिया था कि इसमें इंडियन और नेशनल शब्द होने चाहिए। बट क्योंकि हम उस कांग्रेस को या इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, तो जनरली किताबों में आईएनसी के बारे में यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी 1885 लिखा जाता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? फटाफट नोट करें। चलो आगे चलते हैं जी। अब इतना ही जिक्र रहेगा इसके बारे में, इतना ही जिक्र रहेगा, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा नित्य।
लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो इतनी पावर्स एंजॉय नहीं करते जितने कि उस जमाने में वाइसरॉय करा करते थे, बिकॉज आज तो बहुत ज्यादा लिमिटेड चीजें हैं, बहुत ज्यादा रूल्स आ चुके हैं। पहले के जमाने में जो है बहुत ज्यादा पावर्स होती थी इन लोगों के पास। चलो समझते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 की। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 की बात कर लेते हैं। देखिए अब धीरे धीरे जो है चीजें बदलती जा रही हैं, धीरे धीरे जो है इधर से भारतीय रिवोल्ट कर रहे हैं, किसी तरीके आजादी की डिमांड कर रहे हैं, बट जरा सा भी जो है सुना नहीं जा रहा अंग्रेजों के द्वारा। और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 आया, तो यहाँ पर आते आते जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो गया था इलेक्शन का। यानी इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट करा जाएगा, ये जो है शुरू हो चुका था भारत के अंदर। यानी भारत में इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल करा गया था 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके आने के अराउंड। समझ पा रहे हैं बात को? और इसके अंदर कहा गया था कि अलग अलग इलाकों में इलेक्शन हुआ करेंगे और ऐसा वैसा होगा, दुनिया भर की बात है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? और इसके तहत ये भी यहाँ पर कहा गया था कि जितने भी हमारी असेंबलीज हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, यानी जितनी भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो होंगे मिनिमम 60। यानी अगर कहीं पर मान लेते हैं कि प्रोविंस है, फॉर एग्जांपल मुझे यूपी में इलेक्शन कराने हैं, तो यूपी में कम से कम 60 अलग अलग सीटें होंगी। ये रूल सेट करा गया। समझ पा रहे हैं जी क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? यानी जो विधानसभा है आज की, आज भी उसमें 60 ही है। आप नोटिस करो, यानी जो 1892 में अंग्रेज लगा के गए हैं, आज भी हम उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। आज भी अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे कहीं पर और आपको यहाँ वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो बताया जाएगा कि जो मिनिमम नंबर ऑफ एमएलएस हैं किसी भी स्टेट के, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस नॉर्थ ईस्ट वगैरह की, वो 60 है। यानी 60 से नीचे नहीं हो सकते हैं। तो ये देखिए कि हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि हम आउटडेट हो चुके हैं, बिकॉज तब से अब तक एक तो बाउंड्रीज चेंज हो चुकी हैं, पॉपुलेशन चेंज हो चुके हैं, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आप देखो कि कितने स्मूथली, कितने स्विफ्टली ये लोग अपने रूल्स में चेंज करते थे, बट हम अपने रूल्स में कुछ खास चेंज नहीं कर पाते। हम जो रूल बना देते हैं, हम सिंपली उसी को चलने देते हैं। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको यहां पर ये पता होना चाहिए, इंडियंस गॉट द राइट टू डिस्कस द बजट। ठीक है, बट डिड नॉट गेट द राइट टू वोट। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? वोट जो है नहीं डालने का अधिकार था, बट बहस करने का जो है अधिकार था। ठीक है, हिंदी में रिपीट करते हैं। देखिए आज जैसे रूपा, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, तो पहले प्रांत हुआ करते थे, तो जितने भी अलग अलग प्रांतों में विधानसभा बना करती थी, उस जमाने के हिसाब से आप विधानसभा समझे, उसमें जो लोग चुने जाते थे, जो सदस्य होते थे, उसकी न्यूनतम संख्या जो है 60 होती थी। 60 से नीचे जो है नहीं हो सकते। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी मिनिमम कि किसी भी प्रोविंस में अगर कोई इलेक्शन होंगे तो कम से कम 60 गद्दियों के लिए होंगे, इससे नीचे नहीं होंगे। ये दो बातें जो है हमें पता होनी चाहिए अभी के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के तहत। क्या यहां तक ऑल गुड है जी? कंफर्म करें। चलो आगे चलते हैं। यहां तक ऑल गुड है जी? कंफर्म करेंगे? चलो आगे चलते हैं जी। वैसे ही है लियोनार्डो। देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। डिबेट करने का भी अधिकार, मतलब कमाल देखो कि आज तो हम कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर। जैसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डांट सकता हूं। पहले तो डिस्कस करने का भी अधिकार मिला तो हम डिस्कस कर पाए। कितनी हैरानी की बात है कि मतलब सिंपली हम किसी चीज को डिस्कस भी नहीं कर सकते होंगे इससे पहले, है ना? ये मिनिमम स्ट्रेंथ थी उस जमाने के एलए की, आप ऐसा कह सकते हैं। चलो आगे चलते हैं जी। चलो यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं। 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट हमने यहां पर समझा है। आगे चलते हैं जी। एक और चीज आपको यहां पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक और पॉलिटिकल पार्टी बनती है आगे चल के, क्योंकि अब अगला जो आपका आना है वो 1909 में आना है। 1906 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है जी। और ये मुस्लिम लीग जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाई जाती है। इसका डिस्कशन हम अलग से एज अ टॉपिक कर लेंगे। अभी के लिए बस मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, बाय आगा खान। अभी के लिए मैं इतना ही नोट करूंगा, इसका डिस्कशन हम बाद में अलग से कभी करेंगे, अभी सही समय नहीं है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, ये ध्यान रखना। यानी अब भारत के अंदर कांग्रेस भी अपने आप में आ चुकी है, मुस्लिम लीग भी अपने आप में आ चुकी है, और इधर जो है ब्रिटिशर्स हम पे पूरे तरीके कंट्रोल करके बैठे हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम कहो या सही चीज कहो, एक तो दो पार्टीज आ चुकी है, तो देखा जाए तो अच्छी बात है। देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि दोनों तरफ से रिवोल्ट होगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी तकरार होने के भी चांस है, क्योंकि दो पार्टीज अगर बिल्कुल ही ये लोग एक होते तो एक ही पार्टी बनती। अब यहीं पर ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाया कि अगर दो पार्टी से, इसका मतलब कुछ तो इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट होगा, वरना फिर अलग पार्टी ही क्यों बनी है। तो यहाँ पर ये दिमाग जो लगाया इन्होंने, वो लगाया डिवाइड एंड रूल का। और इसका जो जनक है, डिवाइड एंड रूल का जो जनक है, वो माना जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट।
अलेक्जेंडर द ग्रेट जब हुआ करता था तो वो सबसे पहले यही काम करता था कि दुश्मन अगर उसके होते थे एक से ज्यादा तो उन्हें आपस में भिड़वा देता था। फिर उनमें से जब कोई बचता था तो उससे खुद लड़के उसे हरा देता था। यहाँ पर सी का मतलब जो है कांग्रेस है और एमएल का मतलब मुस्लिम लीग है। ठीक है जी, यानी डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिशर्स ने चालू करा और ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने इस्तेमाल करा, बहुत लोगों ने इस्तेमाल करा है। आज भी इस्तेमाल इनफैक्ट करा जाता है दुनिया में और मतलब काफी हद तक कारगर माना जाता है। आगे चले दोस्तों, इसकी बात हम करेंगे कभी और, फिर कभी करेंगे। अभी के लिए आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ 2-3 पॉइंट के बाद, इसके बाद जो अगला एक्ट आएगा वो आएगा 1909 में। 1909 में जो एक्ट आएगा वो है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके आगे का डिस्कशन हम करेंगे अगले सेशन में, रिफॉर्म्स एक्ट, क्योंकि यहाँ से 1909, 1919 और 1935 ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 1909, 1919 और हमारा 1935 ये तीन जो है काफी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसका क्या नाम है, मोरले कौन है, मिंटो कौन है, सब चीजें आपको अलग से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। चलिए आगे दोस्तों, रिवीजन भी कराएं। चलो रिवीजन करा देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया विनीश। हाँ, डायरेक्ट सवाल इजी वाले पूछे जाते हैं, वो कुछ बताऊँ इस क्लास में बताऊँ। आप मुझे बायो वाली में बताएं साइको। चलो, नॉट ऑफिशियली ज्ञान, बट सबसे पुराने वही इंसान है जो कि इसका इस्तेमाल करते थे। उन्होंने भी करा है, नेपोलियन ने भी करा है, बहुत लोगों ने करा है, बट सबसे पुराने वो इंसान माने जाते हैं। ऑफिशियली ऐसा कोई डेटा नहीं। चलो, क्लास यहाँ पे कंटेंट वाइज कंक्लूड हो गई है। सिंपली चीजों को रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। 1853 तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे जो 1858 वाले पोर्शन की बात करूंगा। 1858 में जब एक्ट आया तो उसके अंदर लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया भारत का पहला वाइसरॉय, और इसके साथ साथ जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुना गया, जिसे काउंसिल दी गई, लेकिन वो सिर्फ एडवाइजरी थी। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय दो बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज हो गई। ऑफिशियली क्वीन के कंट्रोल में होता था सब कुछ। डुअल कंट्रोल खत्म हो गया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू करा गया था, और डिक्लेयर कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मिंटो पार्क में इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को कि क्वीन इज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ चुके हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1860, अभी डाउट्स आपके बाद में लूंगा, रुके। 1860 में जो है फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया पेश करा गया और जेम्स विल्सन के द्वारा पेश करा गया, और ये रॉबर्ट वॉलपोल भी आपको जो है ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड में पहला ऐसा देश इंग्लैंड था जहां पर बजट पेश करा गया था 1773 में रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पाए। इंडियन पीनल कोड और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी 1861 वाले से ही जुड़ी है। इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए, बस ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कुछ खास नहीं, ये हम डिटेल में कवर करेंगे आगे चल के। 1892 में सबसे पहले तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर है मिनिमम 60 चुने गए, और इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया अपने देश में, और राइट टू डिस्कस बजट हमारे पास आ गया था। मुस्लिम लीग बनी है 1906 में। अभी के लिए इतना डेटा काफी है। ठीक है, चलो, जो जाना चाहे जा सकता है। कंटेंट वाइज क्लास ओवर हो चुकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लेने वाला हूँ। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।